नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो है अपना राष्ट्रीय आय का अगला भाग। हम पिछले कई वीडियोज़ डाल चुके हैं जिसमें राष्ट्रीय आय के बारे में हम बता रहे हैं। राष्ट्रीय आय को शुरुआत में मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ बताई आपको, उसके बाद में मैंने राष्ट्रीय आय की संरचना बताई है। राष्ट्रीय आय को हम 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया। 2 आधार हैं। 2 आधार कौन कौन से हैं राष्ट्रीय आय को विभाजित करने के? एक तो है बाजार कीमत पर, एक है साधन लागत पर। बाजार कीमत पर हम बात करते हैं तो बाजार कीमत पर 4 अवधारणाएं और साधन लागत पर 4 अवधारणाएं। अब हम इस वीडियो में एक एक करके सभी का विस्तार से चर्चा करेंगे कि चारों अवधारणाएं अपने आप में किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की व्याख्या करती हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम राष्ट्रीय आय की इसी श्रृंखला में, राष्ट्रीय आय की श्रृंखला में जो अपना है राष्ट्रीय आय, इसकी जो अवधारणाएं हैं उसमें सबसे पहली अवधारणा जो हमारी है वो है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। विद्यार्थियों, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको हम शुरू करते हैं। और ये अगर आपको समझ में आ गई तो मैं ये अनुमान लगाऊंगा और आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको राष्ट्रीय आय बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी एक एक चीज को अपन क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सबसे पहले हम देखें इसका अर्थ क्या है। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या बताता है कि एक वर्ष में, एक लेखा वर्ष हम कह सकते हैं इसको, कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के भीतर वहां के निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा, निवासियों व गैर निवासियों के द्वारा उत्पादित की जाने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग से है। कहने का मतलब यह है, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के भीतर वहां के निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा उत्पादित की जाने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को हम क्या कहते हैं? सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को हम कहते हैं राष्ट्रीय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए, हम इसको अभी परिभाषा करेंगे, इसकी एक एक विशेषताओं को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। पहले भी पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, लेखा वर्ष क्या है, घरेलू सीमा क्या है, निवासी और गैर निवासी क्या है, अंतिम वस्तु और सेवाएं कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। इसकी परिभाषा पर अपन चलते हैं। ये तो हो गया अर्थ कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के भीतर वहां के निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को हम कहते हैं अपनी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हेंसन कहते हैं कि एक देश की घरेलू सीमा के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्थात उनके अनुसार हम इसको कह सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी, समीशन ऑफ पी इनटू क्यू। तो कहने का मतलब यह है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाएं और उनकी मात्रा, सेवाओं का मूल्य और उनकी मात्रा, टोटल हो गया उनका बाजार मूल्य, उनके योग को हम कहेंगे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। सपोज करो एक बाजार में या एक अर्थव्यवस्था में मात्र 3 वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो Q इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 3, और प्रत्येक की कीमत अलग अलग है। सपोज कीजिए हमने पेंसिल और रबर, ये 3 चीजों का हमने उत्पादन किया। हमारे पास में प्रोडक्ट हो गए 3। अब पेन की कीमत 5 रुपए है, इसकी कीमत 7 रुपए है, इसकी कीमत 9 रुपए है। हमें इसकी बाजार कीमत हमें मालूम चल गई है। अब हमें मालूम करना है इसकी जीडीपी क्या होगी इस अर्थव्यवस्था की जिसमें पेन, पेंसिल और रबर का उत्पादन हो रहा है। तो हम जीडीपी निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा, समीशन ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो समीशन, अब इसको देखिए, प्राइस
इंटू क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1, रबड़ पेन 1 है, प्लस 1 इंटू 7, 7 इंटू 1 सॉरी 7 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1, तो अपना 5 7 12 और 9 क्या हो जाएगा, समीशन कर देंगे इसका, तो 12 और 5 17, टोटल मिलाकर के इसकी जीडीपी हो जाएगी 17। ये तो एक शॉर्ट रूप में मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। तो कहने का मतलब ये अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को हम क्या कहेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसकी विशेषताएं कुछ हैं जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, कौन सी चीज राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, जीडीपी में कौन सी चीज शामिल होगी, कौन सी चीज शामिल नहीं होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं लेखा वर्ष की। लेखा वर्ष क्या होता है, सामान्यतः हम इसे एक वर्ष मानते हैं, एक वर्ष मानते हैं, और एक वर्ष भी कौन सा होता है, वो होता है हमारा वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष बोले तो 1 मार्च से शुरू होने वाला और कहां तक 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होने वाला और 31 मार्च तक जाने वाला आपका क्या कहलाएगा, वित्तीय वर्ष कहलाएगा। इसी पीरियड में जो ये हमारा ड्यूरेशन है, इसी पीरियड में हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, आकलन करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट हमारे पास में आ जाता है। पहला पॉइंट लेखा वर्ष हमारा समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि एक वित्तीय वर्ष है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। दूसरी आ जाती है हमारी घरेलू सीमा। अब हम घरेलू सीमा किसे निर्धारित करें, तो इसमें समस्त राजनीतिक सीमा तो आपकी शामिल होगी ही होगी। मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं आपको कि ये हमारा भारत देश है। अब इसकी कुछ राजनीतिक सीमा है और कुछ समुद्रिक सीमा है, कुछ भौगोलिक सीमाएं हैं, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल होगा, तो राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त, राजनीतिक सीमा तो है ही है, राजनीतिक सीमा कौन सी होगी, जो दूसरे देशों के साथ जुड़ी हुई है, वो तो हो गई हमारी राजनीतिक सीमा, और राजनीतिक सीमा जो हमारी है ये हो गई। अब इसके बाद में यहां चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। तो अब हमारा क्या होगा, इसके अलावा सामुद्रिक सीमा, जो समुद्र में एक सीमा निर्धारित की हुई है, उसमें जिसमें हमारे जहाज, पनडुब्बियां वगैरह चलती हैं, हमारे कहते हैं जो पानी के जहाज है वो चलते हैं, तो वो भी हमारी घरेलू सीमा के भीतर ही आते हैं, राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त। तो भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, सामुद्रिक सीमा भी इसमें शामिल होती है, जिसमें काम करने वाले लोग हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं घरेलू सीमा में जो विदेशी दूतावास, हमारे जो भारत के दूसरे देशों में दूतावास है, वो भी हमारी घरेलू सीमा में ही शामिल होंगे। और सपोज करो इंडिया में यहां पर अमेरिका का दूतावास है, तो ये अमेरिका की घरेलू सीमा में शामिल होगा। दूसरी चीज, हम चलते हैं निवासियों और गैर निवासियों की तरफ। जब हम निवासियों और गैर निवासियों की तरफ चलते हैं, तो निवासी, एक देश का निवासी वो कहलाता है जो एक देश में रहता है और उसका आर्थिक हित उसी देश में शामिल होता है। अब जरूरी नहीं है कि वो निवासी भारत का नागरिक हो या नागरिक नहीं हो। सपोज करो एक अमेरिकी नागरिक है, मैं क्या कह रहा हूं, सामान्य निवासी, कहने का मतलब है सामान्य निवासी, हमारा परिभाषा कहती है सामान्य निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो सामान्य निवासी का मतलब यह है कि वो इंडिया का रेजिडेंट हो भी सकता है और नॉन इंडियन भी रह सकता है, लेकिन उसके आर्थिक हित कहां होने चाहिए, जिस देश में वो रह रहा है वर्तमान में, उसी देश में होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं, हमारे देश में जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, नागरिकता उनकी इटली की है, लेकिन आर्थिक हित जब हमारे भारत देश में शामिल हो गए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो हमारे देश की सामान्य निवासी हैं। गैर निवासी एनआरआईज होते हैं, जो कि कुछ समय के लिए हमारे देश में रहते हैं, बाहर जाते हैं और कमा के लाते हैं, उनके आर्थिक हित हमारे देश में ही शामिल होते हैं। सामान्य निवासी और गैर निवासी, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। हम किन वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम माने, हमारे पास में ऐसी कौन सी वस्तुएं जिनको हम शामिल करेंगे। कई, अब वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं बच्चों। 3 प्रकार की वस्तुएं कौन कौन सी होगी, एक तो होगी प्राथमिक, और दूसरी होगी मध्यवर्ती, और तीसरी हो गई अंतिम वस्तु और सेवाएं।
अंतिम। अब जब हम गणना करते हैं राष्ट्रीय आय की या जीडीपी एट मार्केट प्राइस की, तो हम केवल लेते हैं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। हम मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य छोड़ देते हैं, प्राथमिक वस्तुओं का छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं भाई? ये भी तो कारण होना चाहिए ना कि हम अंतिम वस्तुओं सेवाओं को ले रहे हैं, ठीक है ले लिया, लेकिन हमने मध्यवर्ती वस्तुओं को और प्राथमिक वस्तुओं को क्यों छोड़ा? क्योंकि जब हम अंतिम वस्तुओं को शामिल कर रहे हैं तो जो प्राथमिक वस्तु है और मध्यवर्ती वस्तु है उसका मूल्य ऑटोमेटिक अंतिम वस्तु में शामिल हो चुका है। देखिए इसका उदाहरण एक मैं समझाता हूं आपको कि कैसे शामिल हो जाता है। इसको मैं साफ कर देता हूं और फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। हम बात करते हैं प्राथमिक वस्तु की। प्राथमिक, दूसरा है द्वितीय और तीसरा है अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती भी हम इसको कह देते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। अब सपोज करो एक हमें बाल्टी बनानी है। क्या बनाना है? बाल्टी बनानी है। तो बाल्टी के लिए सबसे पहले क्या होगा? हमें कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल क्या हो गया? कच्चा माल आ गया हमारे पास में, प्राथमिक वस्तु हो गई। अब कच्चा माल हमने खरीदा है 100 रुपए का। अब कच्चा माल 100 रुपए का लेकर के इन्होंने किसी फैक्ट्री मालिक को बेच दिया कि क्या बनाने के लिए? चादर बनाने के लिए। ये बन गया आपका कितना? 200 रुपए में इन्होंने बेच दिया। अब देखिए जब इन्होंने चादर बनाई इस कच्चे माल की, तो ये 100 रुपए जो है, ये 100 रुपए ये ऑलरेडी इसमें निहित हो चुके हैं, बिकॉज 100 प्लस 100 रुपए तो इनका इन्होंने खरीदा उसका लगा और 100 रुपए इसका कीमत ले लिया। अब सपोज करो चादर के बाद में बाल्टी तैयार हो जाती है और बाल्टी बनकर के तैयार हुई, वो हुई आपकी 300 रुपए में। 300 रुपए में आपकी बाल्टी तैयार है। अब इस 300 रुपए में इस चादर का मूल्य भी शामिल है, इस कच्चे माल का मूल्य भी शामिल है। अब सपोज करो अंतिम वस्तु हो गई हमारे पास में बाल्टी, और बाल्टी का जो बाजार कीमत है वो है आपकी 300 रुपए। 300 रुपए में ये बाल्टी जो है किसको? उपभोक्ता को बेच दी जाती है। तो हमारी राष्ट्रीय आय में जो शामिल होने वाली कीमत होगी वो 300 रुपए होगी, ना कि हमारे पास में 100 प्लस 200 प्लस 300 बराबर 600 होगी। अब अगर हम 600 इसको शामिल करते हैं तो हमारे सामने बच्चों दोहरी गणना की समस्या आ जाएगी, डबल काउंटिंग की। बिकॉज अब यहां पर देखिए बाल्टी में चादर का मूल्य भी शामिल है और कच्चे माल का मूल्य भी शामिल है। कच्चे माल का मूल्य यहां पर यहां से देखिए कच्चा माल 100 रुपए का आया, कच्चा माल चादर में शामिल है, चादर कच्चे माल की बनी है तो चादर के मूल्य में ये शामिल है, तो डबल काउंटिंग, एक बार यहां पर काउंटिंग होगी। फिर इसी का मूल्य इसमें शामिल है, तो इसका मतलब हो गया कि एक ही वस्तु का 2 बार रिपीटेशन होना। तो अब देखिए इस 100 रुपए का, कच्चे माल के 100 रुपए का एक बार यहां पर काउंटिंग हुई, एक बार यहां पर काउंटिंग हो गई, तो कच्चे माल की 2 बार काउंटिंग हो गई। अब 200 रुपए में चादर इसने खरीदी थी, 100 प्लस 200, ठीक है। अगर मैं इसको ये करूं 100 प्लस 100 प्लस 100, तो अब देखिएगा ये 100 रुपए हैं, ये किसके हैं? कच्चे माल के ऑलरेडी, और ये किसके हैं? चादर के, जो चादर के हो गए। चादर का मूल्य 2 बार शामिल हो गया, कच्चे माल का 3 बार शामिल हो गया, और बाल्टी में जो लागत आई उसका 1 बार ही शामिल हुआ है। इस प्रकार हमारे सामने दोहरी गणना की समस्या भी आ जाती है, इसलिए हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया अपना क्यों करते हैं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल। अब इसमें कुछ ऐसा आता है कि कुछ अनुमानित लागतें होती हैं, अनुमानित वस्तुएं होती हैं जिनके मूल्य को भी हम शामिल कर लेते हैं। अनुमानित वस्तुएं कौन सी होंगी इसमें? जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि एक कर्मचारी को मिलता है क्या? वर्दी मिलती है, उसको खाना मिलता है, या उसको मकान मिलता है। इसका किराया, इसके किराए को हम जो कहते हैं कि अनुमानित है, इनका भी मूल्य जो है राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल हो जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपको, जो उत्पादक होते हैं, उत्पादकों की स्थिति में उत्पादक स्वयं उपभोग के लिए कुछ वस्तुएं रख लेते हैं, तो उनका भी शामिल हो जाता है। उनका जो कीमत है, स्वयं उपभोग के लिए जो सामान रखा गया उनकी कीमत को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तीसरी चीज जो है मकान का किराया, अनुमानित किराया। जिस मकान में मैं रह रहा हूं, अगर उसको मैं मार्केट में दूं या मार्केट में किराए के लिए दे दूं तो उसकी मुझे कीमत मिलेगी, तो उसकी अनुमानित लागत भी हम उसमें शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपकी राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है कि इसमें एक सकल नाम से वर्ड जुड़ा हुआ है। ये सकल नाम का क्यों जुड़ा हुआ है? सकल नाम इसलिए जुड़ा हुआ है
क्योंकि हमने इसमें से मूल्यह्रास को नहीं घटाया है। मूल्यह्रास जो हमारा था, मैंने आपको कल समझाया था, जब हम उत्पादन करते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की टूट फूट होती है, कई मशीनरी ऐसी होती हैं जिनको प्रयोग में नहीं लिया जाता, उनके मूल्य में गिरावट होती है, उसको हम कम नहीं करते हैं, इसलिए इसमें सकल घरेलू उत्पाद जो सकल शब्द है वो जोड़ा हुआ है। इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को शामिल नहीं किया जाता। ये तो हो गए जो शामिल किए जाते हैं। अब शामिल क्या नहीं किया जाता, तो शामिल क्या नहीं किया जाएगा, उसमें सबसे पहला है हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स में क्यों नहीं शामिल किया जाता है भाई, क्योंकि उनसे किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसमें जैसे हम कह सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन एक पक्षीय हस्तांतरण है। वृद्धावस्था पेंशन में आप कोई अपना योगदान नहीं दे रहे, सरकार सिर्फ आपको एक तरह से जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए दे रही है। स्कॉलरशिप्स, उसमें स्टूडेंट है जो किसी प्रकार का कोई दूसरा योगदान नहीं दे रहा, एक तरफा पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, या फिर क्या नाम है अपना स्कॉलरशिप्स है, ये है जो इसके लिए आपको योगदान नहीं दे रहे हैं। इसके विपरीत हम देखें एक सेवानिवृत्ति पेंशन जो है वो इसमें शामिल होती है, क्योंकि एक कर्मचारी अपने जो कार्यकाल होता है उसमें वो उस के बदले सेवाएं दे चुका है और इसीलिए उसको सेवानिवृत्ति पेंशन मिल रही है। दूसरी चीज जो शामिल नहीं होती है वो है जोखिम पूंजी। जोखिम पूंजी किसको कहेंगे हम, मैं घर से निकला और घर से जाते ही मेरे को सामने 5 लाख रुपए का बैग मिल गया। अब वो मुझे उम्मीद नहीं थी, अप्रत्याशित आय है मेरी, वो एक लॉटरी निकल गई, 5 लाख रुपए की लॉटरी निकल गई, उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, अप्रत्याशित है, इसलिए इन चीजों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जो है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में इन सब चीजों को शामिल किया जाता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको शामिल नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि सकल घरेलू उत्पाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। इन तीनों को हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस क्रम को ना टूटने दें, लगातार देखते रहें और जो भी वीडियो हमारा नया आता है इससे पहले पुराना वीडियो जरूर देखें ताकि आपको एक श्रेणी में समझ में आता रहे। नमस्कार।